नमस्कार, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे वो शो जो जनता की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ वो शो है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं खबरों की पड़ताल करते हैं जिनका सीधा असर हमारी और आपकी जिंदगी पर पड़ता है। घंटी बजाओ की इस पड़ताल का मकसद है आम व्यक्ति की आवाज को मंच देना, उसकी आवाज सिस्टम में बैठे हर प्रभावशाली शख्स तक पहुंचाना ताकि लोगों की समस्याओं का निदान हो सके। आज घंटी बजाओ में विवेचना होगी उस कानून की जिसे किसी जमाने में अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों की आवाज को दबाने के लिए बनाया था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो कानून आज भी फल फूल रहा है, धड़ल्ले से इस्तेमाल भी हो रहा है। हम बात कर रहे हैं राजद्रोह वाले कानून की, जो मानो लगता है राजनीतिक उत्पीड़न का औजार बन गया हो। वरना क्या वजह है कि साल 2014 से 2020 तक जिन लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, उनमें से सिर्फ 2.5% लोगों के खिलाफ ही आरोप साबित हो पाए। और नया मामला नवनीत राणा का है, जो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी, लेकिन राजद्रोह के आरोप में जेल चली गई। हमारी ये मुकम्मल रिपोर्ट देखिए और राजद्रोह कानून का बेजा इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजाइए। यहाँ पे पैर रखना और किसने नहीं रखना, ये जो उन्होंने ऐलान किया था उसके लिए हम यहाँ पे आए। हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथे ध्वज बजा विराजे कांधे भुज जनेऊ साजे संकट सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन वंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे का तो पूर्ण मुंडा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा भूलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। भारत में हनुमान चालीसा का पाठ करना कब से राजद्रोह हो गया? दो धर्मों में, जातियों में झगड़े लगाना, दंगल के लिए लोगों को उकसाना, ये राजद्रोह है। अब शिवसेना की ये स्थिति है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करने का बात करे, उसके ऊपर एनएसए और आतंकवादी विरोधी कानून लग जाए। इतनी निंदनीय बात है। किस लिए लगाया, इसका जवाब तो जो अभियोजन एजेंसी वो न्यायालय में देगी। न्यायालय अगर उचित समझेगा तो करे, नहीं करेगा तो हटा देगा। मुख्यमंत्री महोदय के घर पर जिन्होंने हनुमान चालीसा किया, इनको राजद्रोह में क्यों डाला गया, उसका जवाब दीजिए। अगर किसी में ताकत है, किसी में दम है, तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना। तो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ से शुरू हुआ हंगामा अब एक नए विवाद में बदल चुका है और वजह है अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी। अप्रैल यानी शनिवार के दिन नवनीत राणा और रवि राणा मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे थे। नवनीत राणा ने उसके 2 दिन पहले ही चुनौती दी थी, वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। शिव सैनिकों में हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखाएं। मैं मुंबई का रही हूँ और विदर्भ की बहू हूँ। ये दोनों ताकत मेरे पीछे, उनमें कितनी ताकत है वो देख लीजिए। शिव सैनिकों को तैयारी करने के लिए समय भी दे दिया है कि ये समय और ये तारीख को हम मुंबई आएंगे। आप में ताकत है, आप अपनी ताकत पूरी लगाइए और भगवान के नाम स्मरण में अगर ताकत है तो वो अपनी ताकत से हमें मातोश्री तक पहुंचाएंगे, ये पक्का। तय कार्यक्रम के मुताबिक नवनीत राणा और उनके विधायक पति मुंबई पहुंच गए, लेकिन मुंबई पुलिस पहले से तैयार थी। दोनों को घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया गया और शाम तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ बाकी धाराओं के साथ
राजद्रोह का केस भी दर्ज कर लिया है। दलील ये दी गई, चूंकि उन्होंने सरकारी तंत्र को चुनौती दी, इसीलिए उन्हें राजद्रोह का दोषी माना जाना चाहिए। पर बीजेपी पूछ रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह कैसे हो गया? हनुमान चालीसा का पाठ कोई करेगा तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। गर्व से कह सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर। भारत में हनुमान चालीसा का पाठ करना कब से राजद्रोह हो गया? मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को ये चुनौती देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हनुमान चालीसा का पाठ भी कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। और इस तरह पूरी बहस अब इस बात पर आकर टिक गई कि हनुमान चालीसा पढ़ने की बात पर नवनीत राणा पर राजद्रोह का केस क्यों दर्ज किया गया। इसे लेकर सरकार और शिवसेना का क्या जवाब है, वो सुनिए। सेडिशन का चार्ज इसलिए लगाया गया है, देश के प्रधानमंत्री वो अगर महाराष्ट्र विजिट करते हैं और उस समय पे एक ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सामना घटना होती है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए हानिकारक हो सकती है, क्या उनको ये कबूल है? तो अपनी राजनीति थोड़ा सोच समझ कर करें। दंगल के लिए लोगों को उकसाना ये राजद्रोह है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, कहीं भी हो। तो अब राजद्रोह कानून को लेकर बीजेपी के आरोप और शिवसेना की सफाई के बीच सच क्या है? क्या वाकई नवनीत राणा और उनके पति ने जो किया वो राजद्रोह की श्रेणी में आता है, या फिर महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ सियासी बदले के लिए इस कानून को अपना हथियार बनाया? जायज तरीके से वहाँ के एक सांसद और एक विधायक पति पत्नी मिलकर कुछ एक प्रदर्शन करना चाहते थे। प्रदर्शन तो जनतंत्र में अधिकार होता है, ठीक है ना। हनुमान चालीसा करे, जो भी करे, हम नारे देते, वो हनुमान चालीसा बोलना चाहते थे, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा, चीप पब्लिसिटी के लिए, तो क्या वो वहां पे बदअमनी फैलाना चाहती थी? लगता है इस स्टेज पर तो राणा दंपत्ति थे, डायरेक्शन भाजपा का था। शिवसेना का तर्क है कि नवनीत राणा की वजह से धार्मिक उन्माद पैदा हुआ, माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। लेकिन हकीकत यह है कि मुंबई में उस दिन सबसे ज्यादा हंगामा शिव सैनिकों ने ही किया। नवनीत राणा ने चुनौती दी थी तो शिव सैनिक उस चुनौती के जवाब में भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। नवनीत राणा और रवि राणा के घर के बाहर की ये तस्वीरें उसका सबूत है। तो फिर राजद्रोह नवनीत राणा ने कैसे किया, ये समझने के लिए हमने वरिष्ठ वकील माजिद मेमन से बात की। परिस्थिति ऐसी निर्माण न हो जाए कि जिससे सही मानों में सरकार को खतरा लगे या कुछ कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या खड़ी हो, सेडिशन की चार्जेस आमतौर पर नहीं लगाए जाते। लेकिन जिस प्रकार से ये विधायक और सांसद कपल ने जिस तरह का एक सिचुएशन तैयार किया है, तो इससे तो साफ जाहिर था कि वो एक समस्या कानून व्यवस्था की तैयार करने जा रहे थे। माजिद मेमन चूंकि एनसीपी के नेता हैं और एनसीपी महाराष्ट्र सरकार में शामिल है, इसलिए उनके इस जवाब को सियासी जवाब भी माना जा सकता है। लेकिन राजद्रोह कानून की सच्चाई यही है कि पिछले कुछ समय में वो सिर्फ बदले की सियासत का हथियार बनकर रह गया है। पिछले 10 सालों में राजद्रोह कानून के तहत 400 से ज्यादा केस दर्ज हुए। उनमें से कुछ सबसे चर्चित मामले आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 2016 में जेएनयू में आतंकी अफजल के समर्थन में हुई नारेबाजी के मामले में उस वक्त के छात्र संघ अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार समेत 10 लोगों को राजद्रोह का आरोपी बनाया गया। 2015 में
गुजरात में पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर हार्दिक पटेल पर राजद्रोह का केस चलाया गया। 2012 में इसी तरह यूपीए की सरकार के वक्त कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर भी राजद्रोह का केस चलाया गया। पर सवाल ये है कि राजद्रोह के जितने केस चलते हैं उनमें से कितने में सजा हो पाती है। 2014 में पूरे देश में राजद्रोह के 47 केस दर्ज हुए, लेकिन सिर्फ एक को ही दोषी पाया गया। 2015 में 30 केस दर्ज हुए, कोई भी दोषी साबित नहीं हुआ। 2016 में 35 केस दर्ज हुए, एक का आरोप साबित हुआ। 2017 में 51 केस में से एक दोषी पाया गया। 2018 में 70 केस दर्ज हुए, 2 आरोपी दोषी पाए गए। 2019 में सबसे ज्यादा 93 केस दर्ज हुए, एक दोषी साबित हुआ और 2020 में 73 में से 3 दोषी पाए गए। कुल मिलाकर 7 साल में राजद्रोह के जो 399 केस दर्ज किए गए, उनमें से सिर्फ 9 मामलों में दोष साबित हो पाया, यानी सजा की दर सिर्फ 2.25% है। सरकार के खिलाफ लेख लिखो तो राजद्रोह, सीएम के घर के बाहर नारे लगाओ तो राजद्रोह। पिछले कुछ सालों में इस कानून का दुरुपयोग लगातार देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस पर चिंता जताई है, बल्कि इसे लेकर 1 नहीं 2 नहीं 8 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने ये तक कहा है कि जिस कानून को अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर अंकुश लगवाने के लिए बनाया, उसे आजाद भारत में बनाए रखने की क्या जरूरत सरकार महसूस करती है, और अगर ये जरूरत है तब भी इस कानून का ऐसी बेपरवाही से इस्तेमाल क्यों हो रहा है। महाराष्ट्र में नवनीत राणा और उनके पति पर राजद्रोह का केस दर्ज होने के बाद भी यही सवाल उठ रहा है। कोर्ट तक ये कह चुका है कि कई बार राज्य सरकारें बिना सोचे समझे अपने विरोधियों पर इस कानून का इस्तेमाल कर रही हैं। आईपीसी की धारा 124A का मतलब है सिडिशन, यानी कि राजद्रोह। अगर कोई अपने भाषण या लेख या दूसरे तरीकों से सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है। कुछ मामलों में ये सजा उम्र कैद तक हो सकती है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि सरकार का मतलब संवैधानिक तरीकों से बनी सरकार से है, न कि सत्ता में बैठी पार्टी या नेता। दरअसल ये कानून अंग्रेजों के समय का है। तब ब्रिटिश हुकूमत ने अपने खिलाफ बोलने वालों पर शिकंजा कसने के लिए ये कानून बनाया। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ माना था, लेकिन कानून को खारिज नहीं किया गया। उसके बाद कई मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून की सीमा तय की। 1962 में केदारनाथ सिंह, 1995 में बलवंत सिंह जैसे तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 124A के इस्तेमाल की सीमा बताई है। कोर्ट ने यह कहा है कि इस कानून का इस्तेमाल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहां सरकार के खिलाफ सशस्त्र या हिंसक विद्रोह भड़काने की कोशिश की गई हो। अगले महीने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार अपनी इस नई व्यवस्था की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान दे सकती है। अगर आप समझते हैं कि कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स होते हैं कि पोटेंशियलिटी ऐसी है जो कि दूसरे को वायलेंस करने के लिए प्रेरित करती है, मतलब कि वो ऐसा स्टेटमेंट नहीं दें जिससे कि अगला कोई वायलेंस करे, उस तरह को उसको रोकने के लिए एक या तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे या अच्छा तो वो होगा कि लेजिस्लेचर खुद इसमें अपना माइंड अप्लाई करे, पार्लियामेंट अपना माइंड अप्लाई करे और इस तरह का एक कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है, जब सरकार पुराने कानूनों को खत्म कर रही है तो राजद्रोह कानून पर अब तक उसका ध्यान क्यों नहीं गया। अब नवनीत राणा के मामले में राजद्रोह का मुकदमा चलने के बाद ये सवाल और बड़ा हो गया है कि आखिर कब तक राजद्रोह कानून का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए होता रहेगा। महाराष्ट्र और गुजरात की अब बात होगी और आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे हंगामे और सियासत की। जी हां, इसे लेकर आज दिन भर मुंबई से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त हलचल रही, लेकिन पहली बार
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद सामने आकर कुछ बातें कही हैं। हनुमान चालीसा को लेकर उन्हें अब तक जिस तरह की राजनीतिक चुनौती दी गई, उसके जवाब में उन्होंने कड़े शब्दों में कहा उन्हें कोई हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए और ना ही इसे लेकर दादागिरी दिखाए। तो साफ है उद्धव ठाकरे का निशाना निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, उन्हें समर्थन दे रही बीजेपी की तरफ था, पर उद्धव ने किसी का नाम भी नहीं लिया और चेतावनी भी दे डाली। सुनिए उनका यह बयान। इकडे हनुमान चालीसा असेल, पढ़ा रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे। भीमरूपी महारुद्रा, ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। या घरी यायचं या, पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। तो ये थी हिंदुत्व पर उद्धव की हुंकार। अब बात उद्धव को चुनौती दे रही बीजेपी की। किरीट सोमैया ने पिछले काफी दिनों से महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन उन पर हमले के बाद अब यह मामला कैसे मुंबई से दिल्ली पहुंच चुका है, आप भी देखिए। तो हमारी यात्रा पर हमले हुए, जिस प्रकार से किरीट सोमैया जेड प्रोटेक्टिव इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि बाहर लोग मुझ पर हमला करने वाले हैं, और पुलिस स्वयं उनको गुंडों के हवाले कर देती है कि ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। अपने पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पूरी तरह आक्रामक तेवर में है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने उद्धव ठाकरे पर विरोधियों को कुचलने का आरोप लगाया तो किरीट सोमैया खुद दिल्ली दरबार पहुंच गए। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के साथ किरीट सोमैया ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। किरीट सोमैया का आरोप है कि शनिवार को जब राणा दंपति से वो मिलने जा रहे थे तो शिव सैनिकों ने उन पर हमला किया। उनकी हत्या की कोशिश की गई, फिर भी मुंबई पुलिस ने उनके बयान के मुताबिक एफआईआर दर्ज नहीं की। इसलिए अब वो इस मामले की जांच गृह मंत्रालय की एसआईटी से करवाना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचकर किरीट ने कहा कि शिवसेना अपने घोटालों के राज खुलने से डर गई है, उन्हें निशाना बना रही है। अरे भैया, उनको डर हनुमान चालीसा का नहीं है, उनके घोटालेबाजों के घोटाले में एक किरीट जो हनुमान का भक्त है वो आग लगा रहा है, उनके घोटाले की लंका जल रही है, उसकी चिंता है। वहीं शिवसेना कह रही है कि ये सारा खेल महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए रचा जा रहा है। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, ये क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 17 बलात्कार हुए हैं, हत्याएं हुई है, आपको मालूम है? तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे वहां? शिवसेना के नेता किरीट सोमैया को लगी चोट को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कौन सा भी दगड़ या कांच तीव्र गति से आते हैं तो वो फाड़ देता है या फोड़ देता है। वो सुपरफिशियल वुंड है, थोड़ा सा कट है, जोर से लगता है तो ब्लड टपक 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 करके गिरता है। ये तो ब्लड डायरेक्ट आया और क्लॉट हुआ, इसका मतलब है वो सुपरफिशियल वुंड है। वहीं किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, जिसमें महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए। इस बीच शिवसेना के पूर्व मेयर विश्वनाथ समेत 4 लोगों को किरीट सोमैया पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
एक तरफ किरीट सोमैया अपने ऊपर हुए हमले को लेकर दिल्ली दरबार में पहुंच गए, वहीं दूसरी तरफ सरकार में शामिल एनसीपी की एक नेता हनुमान चालीसा का पाठ प्रधानमंत्री आवास के बाहर करना चाहती हैं। इसके पीछे उनका क्या तर्क है, देखिए। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन बन रज विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में चल रहे घमासान के बीच एनसीपी के एक कार्यकर्ता फहमीदा हसन भी कूद पड़ी। चूंकि ताजा विवाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर शुरू हुआ था, इसलिए फहमीदा अब प्रधानमंत्री निवास तक जाने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सर्वधर्म समभाव के हिसाब से सर्वधर्मीय मेरी जो प्रार्थना है वो करने की इजाज़त दे। अगर इससे देश की महंगाई कम हो सकती है, अगर इससे देश की बेरोजगारी कम हो सकती है, अगर हमारा देश जो रसोई के ऊपर हमारी गृहिणी होने के नाते इतना बड़ा बोझ आया है तो वो भी अगर कम हो सकता है तो इसके लिए मुझे ये इजाज़त दी जाए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सर्वधर्म प्रार्थना की मांग को लेकर फहमीदा हसन ने 23 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी। छोटा सा नौकार मंत्र है, नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वजयाणम नमो लोय सवसाणम एसो पंच नमोकारो सब पाव फणासनो मंगणानंच सवेसी पड़मंग हवै मंगलम। अगर ये मैं बोलूँगी नौकार मंत्र तो क्या हमारे पीएम और हमारे देश के जो गृह मंत्री उनका जैनिज्म जाग जाएगा? ये सब बातें सिर्फ बातें ही बातें हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से तो फहमीदा को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन बीजेपी इसे सियासी स्टंट बता रही है। क्योंकि वो भगवान में मानने वाली औरत नहीं है तो वो उसने अपना खुद का ऐड कर दिया होगा। भगवान ने मैसेज दिया है कि हनुमान चालीसा करो, घर में बैठ के 24 घंटा हनुमान चालीसा करो। मैं ये जरूर मानता हूँ कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि मेरे को प्रधानमंत्री के बाहर जाके हनुमान चालीसा, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है और पब्लिसिटी स्टंट के लिए भगवान का उपयोग करना मुझे नहीं मुनासिब। देखिए, अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती है तो बिल्कुल पढ़े। रही बात पीएमओ आने की तो वह अनुमति मांगे, अनुमति मिलेगी तो आना चाहिए। फहमीदा का कहना है कि वो हमेशा से सर्वधर्म समभाव की बात करती रही हैं। यही नहीं, उनके घर में मंदिर भी है जहां पूजा पाठ होता है और नमाज पढ़ने के लिए एक अलग कमरा भी है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन बन रज विराज सुवेशा। फहमीदा के मुताबिक उन्होंने ये चिट्ठी इसलिए लिखी क्योंकि वो धर्म के नाम पर फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ है, लेकिन चूंकि वो महाराष्ट्र में सत्ताधारी एनसीपी से जुड़ी हैं, इसलिए उनके इस कदम को भी सियासी ही माना जा रहा है। राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हनुमान चालीसा का ये सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। कई तरह के रंग अभी आगे आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिलेंगे। और अब बात महाराष्ट्र में चल रहे उस लाउड स्पीकर विवाद की, जिसे राज ठाकरे अपनी सियासत चमकाने के लिए हवा दे रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा था, अगर 3 मई तक महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो वो मंदिरों में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे। राज ठाकरे के इसी अल्टीमेटम को लेकर आज महाराष्ट्र सरकार ने एक बैठक भी की है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने जो अल्टीमेटम दिया था, उस पर चल रहे सियासी घमासान के बीच आज महाराष्ट्र के गृह विभाग की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। लेकिन इस बैठक में खुद राज ठाकरे ही नहीं गए। वहीं मंदिरों में लाउड स्पीकर बांटने वाली बीजेपी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी क्या वजह बताई, वो भी सुनिए। आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में न जाने का फैसला, उस पर बहिष्कार करने का फैसला हमने किया। इसका कारण पिछले 3-4 दिनों में महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना पद्धति से पुलिस का उपयोग करते हुए विरोधी पार्टी के लोगों को जान से मारने की हरकत की गई, प्रयास किया गया। इसके बाद
संवाद के लिए जगह कहां बचती है। हमारा तो मानना यह है कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं होता। और अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति यहां पर चलेगी तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे। हालांकि इस बैठक में अलग अलग दलों के 25 से ज्यादा नेता शामिल हुए। बैठक के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि उनके लिए राज्य की कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, इसलिए इस मामले को धार्मिक नहीं बल्कि कानूनी तरीके से सुलझाने की कोशिश की जाएगी। ये सिर्फ मंदिर मस्जिद का विषय नहीं है, ये सारे जो स्पीकर लगते हैं पूरा उसी का विषय है। सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर थी उसके हिसाब से आप देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने 2015 से लेकर 2017 तक जो जीआर निकाले हैं उसमें अलग अलग जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, रेसिडेंशियल जोन है, कमर्शियल जोन है। ये सारे जोन्स के लिए अलग अलग डेसिबल तय करती है जो लिमिट होती है। अभी इसमें मेजरमेंट की एक बात होती है, लेकिन अगर मेजरमेंट हर एक लाउड स्पीकर के लिए जाए तो हर एक धर्म को, हर एक जो सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल होता है, उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमने यही कहा है, सारे जो दल थे वहां उन्होंने यही कहा है कि हम केंद्र सरकार से भी इस पे कुछ बातचीत करें। और दूसरा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स है उसका फॉलो अप होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो करते हुए किसी को भी तकलीफ ना हो, यही हमारा मानना है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो, ये भी हम उस पर बात पक्की करके आ जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।